नमस्कार, मैं अमित आज़ाद। आज आप लोगों के साथ जयपुर के सीएमएचओ श्री नरोत्तम शर्मा जी के साथ में कुछ ऐसी बातों पर चर्चा और आपको बताना चाहूँगा कि शर्मा जी का कुशल नेतृत्व, जिन्होंने कोरोना के भीषण समय में जनता का साथ नहीं छोड़ा और हमेशा मेडिकल डिपार्टमेंट के छोटे से छोटे कर्मचारी के साथ सुझाव के लिए हो या जनता के लिए हो, हमेशा खड़े रहे। ज़्यादा से ज़्यादा समय तक इन्होंने अपना कर्तव्य निभाया, ड्यूटी की और एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली। आज शर्मा जी से कुछ सवाल जवाब हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो शर्मा जी, पहला सवाल कि डे 1 से आप जयपुर के हर एक मेडिकल के सदस्य के साथ जुड़े रहे, उन्हें अच्छा सुझाव देते रहे। उस समय जब कोरोना जयपुर में कम था तब बहुत ज़्यादा डर था और आज जबकि बढ़ रहा है, लोगों के अंदर से डर खत्म हो रहा है। ऐसा क्या है कि कोरोना बढ़ता जा रहा है? जब जयपुर में पहला केस डिटेक्ट हुआ, जो इटली से जब लोग आए थे जयपुर में, जब पहला केस डिटेक्ट हुआ, उसी समय से हम लोग, हमारी मेडिकल फैसिलिटी जो भी फैकल्टी है, सभी हम लोग एक्टिव हो गए थे। और जो ही इसके बाद अगला केस हमारे पास जब रामगंज में पहुंचा केस, तो वहाँ जाके हमें चिंता लगी कि ये पूरा कंजेस्टेड एरिया है, यहाँ पर यदि फैलता है तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। और वही जो डर था वही हुआ, क्योंकि मकान सघन आबादी क्षेत्र है, मकान बहुत पास हैं, एक मकान में काफ़ी लोग रहते हैं, तो उसको जो डर था वही हुआ। वो लोग आपस में मिलते गए और वहाँ पर संक्रमण बढ़ता गया। उसके बाद हमने मेडिकल टीम ने हमने बागडोर संभाली, हमने पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर, हमने प्रशासन के साथ मिलकर हमने स्ट्रेटजी बनाई। उस क्षेत्र लॉकडाउन किया, जगह को स्पोर्ट्स को जगह जगह क्लस्टर में बांटा, लगातार सघन उनकी सैंपलिंग कराई, उनकी स्क्रीनिंग कराई, उनकी सर्वे करवाया, पल्स ऑक्सीमीटर सर्वे करवाया, जिसका परिणाम है कि आज जो रामगंज का क्षेत्र है वो जहाँ 665 केस निकल गए थे, वहाँ लगभग 2 या 3 केस वर्तमान में मौजूद हैं। तो ये मेडिकल की हम लोगों की मेहनत का परिणाम है कि आज हम उस क्षेत्र को कोरोना से मुक्ति ला सकें। सर, आगे आपके द्वारा ऐसी कौन कौन सी कार्रवाई हो रही है कि जैसे हमें ये उम्मीद रहे कि हम कोरोना से राजस्थान में या जयपुर में जल्दी से जीत जाएंगे? मेडिकल विभाग लगातार अपनी सारी कार्रवाई जारी रखे हुए हैं, लगातार यहाँ के हमारे डिपार्टमेंट के लोग लगातार काम कर रहे हैं। पर समस्या ये है कि जो लॉकडाउन 2 के बाद हटने के बाद लोगों के अंदर अवेयरनेस की कमी आई है। लोग बाग बिना मास्क के बाहर रोड पर घूम रहे हैं, भीड़ में जा रहे हैं। जब बिना बात के बाद ज़्यादा भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, इसका परिणाम क्या है, यदि एक भी संक्रमित व्यक्ति उनके कॉन्टैक्ट में आता है तो तेज़ी से संक्रमण दूसरे लोगों में फैल जाता है। और यही कारण रहा कि जुलाई के महीने के अंदर ये संक्रमण की दर बढ़ी और लगभग पूरे राजस्थान के अंदर ही संक्रमण का जो आंकड़ा है, पॉजिटिव का आंकड़ा, वो बढ़ा। सर, अनलॉक 3 चालू हो गया है। क्या ऐसा लगता है कि ऐसे टाइम पर सरकार जो ढील दे रही है जनता को, वो उचित है या इस पे आगे फिर भी कोई लॉकडाउन की प्रक्रिया चालू हो सकती है? देखिए, किसी भी देश की वर्तमान स्थिति या उसका डेवलपमेंट उसकी सोशल इकोनॉमिक उसके आधार पर तय होता है। हमारा देश की जो स्थिति है उसको हम लगातार लॉकडाउन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई हमारी आबादी ज़्यादा गाँव में रहती है, या हमारे वर्कर्स हैं उनको, या हमारे व्यवसायिक प्रतिष्ठान हैं, उन लोगों को लगातार बंद करे हुए 3 से 4 महीने निकल गए हैं। इस दृष्टि को देखते हुए सरकार को ये लंबे समय तक लॉकडाउन किया जाना उचित नहीं लग रहा है, न हो सकता है। इसी को देखते हुए धीरे धीरे हमने अपने स्टेप बाई स्टेप ढील दी है। इसका लॉकडाउन का महत्व इसमें ज़्यादा नहीं है। इसमें तो लोगों को आपको अवेयर होना पड़ेगा कि हमें ज़बरदस्ती कहीं भीड़ इकट्ठी नहीं करें, ग्रुप में हम इकट्ठे ना हों, मास्क का प्रयोग करें, तो निश्चित तौर से संक्रमण की दर कम हो जाएगी। कुल मिलाकर के ये समझा जाए कि जनता को अपनी जिम्मेदारी खुद निभानी पड़ेगी। क्या ये सही? जी सर, एक छोटा सा सवाल है। आज आप एक डॉक्टर होने के नाते, एक पिता होने के नाते, जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं उनमें बच्चों पे आंखों का क्या प्रभाव पड़ेगा? मोबाइल और 3-3, 4-4 घंटे बैठ करके जो लैपटॉप पे पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, इसका क्या गलत इफेक्ट तो लोगों पे, परिवार पे दिखने लगा है। इसमें कई तरह के इफेक्ट दिखने लगे हैं। पहले तो बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी बहुत लगभग कम होती जा रही है। बच्चे वेट गेन कर रहे हैं, उन्हें मोटापा आता जा रहा है। दूसरा, उनके मस्तिष्क के ऊपर जो अकेलापन होता है वो लंबे समय तक रहता है, तो मस्तिष्क पे आदमी पर असर करता है। सोशल जो उनकी जो बॉन्डिंग होती है कमज़ोर होती है। तो ऐसे सोशल और अपने फिजिकल सभी चीज़ों पर असर पड़ रहा है, तो लंबे समय तक ये जारी नहीं रह सकते। मुझे उम्मीद है कि तो जल्दी ही ये इसको भी हम स्कूलों में शुरू करेंगे, जहाँ डिस्टेंस वाइज करके लोगों को हम शिक्षा का दे सकें। मतलब स्कूलों को शुरू करने में क्या उम्मीद है? अगस्त या सितंबर में शुरू हो जाएंगे स्कूल?
नहीं, ये सरकार को तय करना है। और मुझे लगता है सरकार तुरंत अभी जल्दी ही कुछ इस पर निर्णय लेगी। सोशल डिस्टेंस पालना करते हुए इसको स्कूलों को भी शुरू किया जाएगा, जिससे बच्चों की एजुकेशन में परेशानी ना हो। मार्च से लेके अब तक मृत्यु दरों का ग्राफ लगातार जयपुर शहर में भी बढ़ता जा रहा है, उसके पीछे क्या कारण है? मृत्यु दर का ये चूँकि संक्रमण वायरल संक्रमण है, वायरल डिजीज़ है, कोरोना डिजीज़ वायरल डिजीज़ होती है। वायरल डिजीज़ का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। इसको हमको रोकना होता है। इसके डेवलपमेंट से जो सिम्टम होते हैं उन सिम्टम को कंट्रोल करना होता है। यदि कोई व्यक्ति बुजुर्ग व्यक्ति है या डायबिटीज मेलिटस, हाइपरटेंशन, अन्य किसी कंजेस्ट डिजीज़ से ग्रस्त है, या बच्चा छोटा बच्चा है, या प्रेग्नेंट लेडी है, इनमें इम्यूनिटी कम हो जाती है। इम्यूनिटी कम होने के कारण वायरस का असर ज़्यादा होता है और ऐसे लोगों में कभी कभी उनकी डेथ हो जाती है। इसलिए ये नहीं चाहते हुए भी सरकार हम पूरी कोशिश करने के बावजूद भी ऐसे लोगों की डेथ हो रही है। आज 4 महीने के आसपास हम लोग कोरोना से लड़ते लड़ते यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन अभी तक पूरे इंडिया में वैक्सीन नहीं बन पाई और प्रॉपर जो उपचार जो मिलना चाहिए पेशेंटों को वो नहीं मिल पा रहा है। वैक्सीन डेवलपमेंट एक अलग स्ट्रेटजी होती है। वैक्सीन तुरंत डेवलपमेंट नहीं किया जा सकती है जब तक कि उस वैक्सीन का उसका वायरस का स्ट्रक्चर जानकारी हो जाए, उसका क्लिनिकल ट्रायल हो जाए। क्लिनिकल ट्रायल के बाद उसका साइड इफ़ेक्ट पे क्या असर है क्या नहीं, वो साइड इफ़ेक्ट मालूम नहीं हो जाए, तब तक हम कोई भी वायल या कोई भी वैक्सीन मार्केट में नहीं उतार सकते हैं। तो कम से कम किसी भी डिजीज़ के शुरू होने के बाद कोई वैक्सीन जल्दी करें कोशिश, तो भी 1 साल से 1.5 साल का समय लेती है। उसके बाद वो फील्ड में आती है, तभी उसका उपयोग किया जा सकता है। तो मान लिया जाए कि भारत वैज्ञानिक की दृष्टि से बाकी देशों से पीछे है आज भी? भारत वैज्ञानिक दृष्टि से और देशों से बहुत आगे है, क्योंकि काफ़ी आप बताएं किस देश में वैक्सीन डेवलप हो गई है? किसी भी देश में वैक्सीन डेवलप नहीं हुई है अभी तक भी। सभी जगह अभी इसका क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। भारत सरकार भी क्लिनिकल ट्रायल कर रही है। जल्दी वैक्सीन मार्केट में आएगी भी, किंतु वैक्सीन का वही वाली बात है कि वैक्सीन को डेवलप करने से पहले उसका साइड इफेक्ट क्या है क्या नहीं है, उसकी सारी जानकारी करने के बाद मार्केट में उतारना होता है, जिससे कि लोगों को उसके ऊपर दुष्प्रभाव ना पड़े। तो 2021 में भी हम कोरोना के साथ में ही अपना नया साल मनाएंगे? हो सकता है वायरल डिजीज है, लंबे समय तक रह सकती है। जैसे और वायरल डिजीज हमारे साथ फ्लू है जैसे, या हमारे और डिजीज सीजनल डिजीज आती है वायरल, वैसे ये डिजीज भी रहे। किंतु इतना निश्चित है कि यदि हम अवेयरनेस रखेंगे, अवेयर रहेंगे, तो निश्चित तौर से संक्रमण की दर कम हो जाएगी। और संक्रमण दर कम होने से धीरे धीरे इस लोगों में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। हर्ड इम्यूनिटी जब एंटीबॉडी डेवलप होती है, जब एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है तो धीरे धीरे उस रोग समाप्त होने लगता है। माननीय चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी अभी कांग्रेस के साथ में लगातार बाहर अपनी व्यवस्थाओं में बिजी हैं, तो उससे कहीं ना कहीं अपने इस आपके सेगमेंट में कोई फर्क पड़ रहा है कि वो यहाँ प्रेजेंट नहीं है, कोई आदेश नहीं दे पा रहे, उस काम में कोई कमी आ पा रही है? बिल्कुल नहीं। राजस्थान सरकार के माननीय चीफ मिनिस्टर महोदय, हमारे हेल्थ मिनिस्टर महोदय लगातार वीसी करके, मीटिंग करके, टेलीफोनिक जानकारी लेके, लगातार हमारे अधिकारी निर्देश देके प्रतिदिन हमारे यहाँ का फॉलोअप लेते हैं। लगातार निर्देश प्राप्त होते हैं, उन्हीं के निर्देशों को पालना में हमारी टीम पूरे दिन भर हमारे फील्ड में काम करती है। और कोरोना के लिए पूरी तरह से मेडिकल टीम, प्रशासन टीम, पुलिस टीम लगातार मिलजुल के इसके अंदर काम करती है। सर, एक आखिरी सवाल, अभी जो गवर्नमेंट जिस तरह से अपने मरीजों के साथ खड़ी है, प्राइवेट हॉस्पिटल में देखा जा रहा है कि वो मरीजों के साथ बहुत गलत तरह का व्यवहार कर रहे हैं, अधिक फीस ले रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना होगा? हमने पहले जो ये मरीजों को जब आंकड़ा कम था तब हम केवल गवर्नमेंट फैसिलिटी पर, डेडिकेटेड फैसिलिटी पे ही पेशेंट को एडमिट कर रहे थे। किंतु जब देखा कि डिजीज का प्रसार बढ़ रहा है तो क्लिनिकल जो ये नॉन गवर्नमेंट फैसिलिटी हैं, प्राइवेट नर्सिंग होम, कॉलेज और ये प्राइवेट जो भी क्लिनिक है, इनको भी हमने सरकार ने अलाउ किया कि आप भी अपने स्तर पर मरीजों को इलाज करेंगे। और उनके लिए एक निश्चित राशि उनके लिए उसके लिए फिक्स की गई थी। इसको देखते हुए जब शिकायतें प्राप्त हुई है तो हमने एक टीम बनाई है। टीम के अंदर PHS महोदय द्वारा निर्देश प्राप्त टीम बनाएंगे। टीम के अंदर एक एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी होता है, एक मेडिकल हमारे CMH ऑफिस से है, एक एनेस्थीसिया डॉक्टर है, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट है। ऐसे 4 से 5 लोगों की टीम बना के हम विजिट कर रहे हैं लगातार प्राइवेट अस्पतालों की। उनकी जो लोगों से समस्याएँ वो सुन रहे हैं, उनका फीस स्ट्रक्चर जानने की कोशिश कर रहे हैं। उसके आधार पर रिपोर्ट बना सरकार को प्रेषित की जा रही है। निश्चित तौर से प्राइवेट अस्पतालों पर भी लगाम लग जाएगी, ये भी मनमानी फीस वसूल नहीं कर पाएंगे। सर, जैसे कि आजकल ये जो समय चल रहा है, नॉर्मल लोगों को खांसी जुकाम बुखार होता है बारिश के समय पर, ऐसे में भी लोग, बहुत सारे जनता मतलब डरी हुई है, थोड़ा सा भी अगर जुकाम बुखार हो गया, उनको मतलब किस तरह से आपकी तरफ से सांत्वना जानी चाहिए? इस डिजीज़ को डर के रूप में नहीं लेना चाहिए। इस डिजीज़ के लिए हमें अवेयर होने की ज़रूरत है कि इस डिजीज़ का मुकाबला कैसे किया जा सकता है। डिजीज़ को समझने के लिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग पालना करनी ही होगी।
हमारे हाथ बार बार साबुन से धोने होंगे जिससे कि कोई वायरस का संक्रमण हमारे हाथों में शरीर में नहीं आए। भीड़ वाले इलाके जाने से बचना होगा, भीड़ भाड़ नहीं करें। बस थोड़ी चीज़ों को ध्यान कर, यदि हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर से संक्रमण की चैन टूट जाएगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।